परिधि ने खिड़की से बाहर देखते हुए उन लम्हों को याद किया जो उसने इस घर में कदम रखने के बाद बिताए थे। वह एक हाउसवाइफ थी। सुबह 7 बजे जब धुंध पहाड़ों को घेरे रहती थी, परिधि की आंखें खुल जाती थी। वह चुपचाप बिस्तर से उठती, अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसती और सबसे पहले अपनी सासू माँ रामेश्वरी देवी के कमरे की तरफ जाती। रामेश्वरी देवी का स्वभाव बहुत ही ममतामयी था। वे सुबह सुबह अपनी पुरानी खाट पर बैठी माला जपती रहती थी। जैसे ही परिधि उनके पैर छूती, वे अपना कांपता हुआ हाथ उसके सिर पर रख देती। जीती रहो बहू, अखंड सुहागवती रहो। इस घर की लाज अब तुम्हारे हाथों में है। अब परिधि रसोई घर का केंद्र बन गई थी। वह बड़े से पतीले में पूरे परिवार के लिए अदरक और इलायची वाली चाय खुलाती थी। रितेश के चिड़चिड़े स्वभाव को कैसे संभालना है, यह कला उसे सासू माँ ने ही सिखाई थी। बहू, एक सुबह रसोई में आलू छीलते हुए रामेश्वरी देवी ने कहा था, रितेश बचपन से ही ऐसा है। जब उसके सिर पर जिम्मेदारियां आई तो वह अपनी उम्र से पहले बड़ा हो गया। उसका गुस्सा सिर्फ उसकी लाचारी का एक रूप है। जब जेब खाली हो और जिम्मेदारियां बड़ी हो तो इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है, लेकिन वह दिल का साफ है। उसे कभी खाली पेट घर से बाहर मत जाने देना। परिधि ने उन शब्दों को अपने दिल की डायरी में लिख लिया था। वह रितेश के उठने से पहले उसका शर्ट प्रेस करके रखती, उसके ऑफिस के बैग में पानी की बोतल डालती और जब वह गुस्से में बिना नाश्ता किए जाने लगता तो जबरदस्ती उसके मुंह में पराठे का निवाला ठूस देती। रितेश उस वक्त चिढ़कर उसे देखता, लेकिन उसकी आंखों में एक कृतज्ञता होती थी जो परिधि बखूबी पढ़ लेती थी। घर में ससुर जी सूर्यकांत जी भी थे, लेकिन रीढ़ की हड्डी की बीमारी ने उन्हें पिछले कई सालों से बिस्तर पर ला दिया था। जेठ जेठानी अपनी अपनी नौकरी में बिजी रहे थे। देवर गौरव जो कॉलेज के आखिरी साल में था, घर का सबसे शांत कोना हुआ करता था। वह अपनी माँ की ही परछाई था। जब भी घर में रितेश की आवाज गूंजती, गौरव चुपचाप अपनी किताबें समेटकर कोने में बैठ जाता था। सब कुछ एक ढर्रे पर चल रहा था, लेकिन नियति कभी भी एक जैसी नहीं रहती। नवंबर की एक सर्द रात थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थी। रामेश्वरी देवी को अचानक छाती में भारीपन महसूस हुआ। रितेश ने कुरियर ऑफिस से लौटकर अभी पैर धोए ही थे कि परिधि की चीख सुनाई दी, रितेश जल्दी आइए, माँ जी को देखिए, इन्हें क्या हो रहा है। रितेश नंगे पैर माँ के कमरे की तरफ भागा। रामेश्वरी देवी बिस्तर पर पड़ी हाँफ रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। गौरव दौड़कर गली के डॉक्टर को बुलाने भागा, लेकिन जब तक डॉक्टर अपनी फटी हुई मेडिकल किट लेकर पहुंचा, तब तक रामेश्वरी देवी की आत्मा इस पुराने मकान को छोड़कर जा चुकी थी। माँ का जाना इस घर के लिए केवल एक सदस्य का जाना नहीं था, बल्कि उस अदृश्य धागे का टूट जाना था जिसने इस पूरे कुनबे को एक माला में पिरो कर रखा था। परिधि माँ के बेजान शरीर से लिपटकर फुट फुट कर रो रही थी। 13 दिनों तक घर में एक अजीब सा माहौल रहा। रिश्तेदार आए, पूरियां बनी, सिसकियां गूंजी और फिर सब अपने अपने घरों को लौट गए। सूर्यकांत जी ने पत्नी की 13वीं के बाद से अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया। वह एक मुख परछाई बन गई जो बस जिंदा थे, लेकिन उनका होना अब घर की किसी हलचल में मायने नहीं रखता था। और इसी सन्नाटे के बीच घर के बड़े हिस्से में स्वार्थ की एक ऐसी दरार पैदा होने वाली थी। घर की हवाओं से अगरबत्ती और सूतक की गंध अभी पूरी तरह साफ भी नहीं हुई थी। शाम के करीब 7 बज रहे थे। परिधि रसोई में अकेली बैठी थी। रितेश अभी तक ऑफिस से नहीं लौटा था। गौरव अपने कमरे में चुपचाप बैठा अपनी पुरानी किताबों के पन्ने पलट रहा था। शायद वह अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि माँ का गम भूल सके। तभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। परिधि ने गर्दन घुमाकर देखा। उसके जेठ अमीश और जेठानी पल्लवी ऊपर की मंजिल से नीचे आ रहे थे, जैसे वह कोई बहुत बड़ा फैसला करने नीचे आए हों। अमीश एक नामी कंपनी में सीनियर थे और पल्लवी दोनों की कुल मिलाकर अच्छी खासी कमाई थी, लेकिन अपनी इस संपन्नता का एक भी कतरा उन्होंने कभी घर के साझे खर्चों में नहीं लगाया था।
रामेश्वरी देवी जब तक जिंदा थी वे अपनी चालाकी से अमीश से घर के राशन के लिए कुछ पैसे निकलवा लेती थी, लेकिन अब वह अंकुश हट चुका था। परिधि, रितेश आ गया क्या? अमीश ने डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। नहीं भैया, वे आज थोड़ा लेट हो जाएंगे। अच्छा, तुम जरा गौरव को भी बाहर बुलाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, अमीश ने कहा। परिधि का दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़कने लगा। उसने गौरव के कमरे के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। गौरव, बाहर आओ, बड़े भैया बुला रहे हैं। गौरव बाहर आया। उसका चेहरा पीला और उदास था। वह अमीश के सामने आकर खड़ा हो गया। अमीश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी बाहर लोहे का दरवाजा खुला और रितेश अंदर आया। उसका चेहरा दिन भर की भागदौड़ और ठंड से काला पड़ चुका था। उसके हाथों की उंगलियां ठंड से अकड़ गई थी। जैसे ही उसने लिविंग रूम का माहौल देखा, उसके माथे पर शिकन उभर आई। क्या बात है भैया? आज सब लोग यहाँ नीचे कैसे बैठे हैं? रितेश ने अपना मफलर खोलते हुए पूछा। बैठो रितेश, बहुत जरूरी बात करनी है, अमीश ने गंभीर आवाज में कहा। रितेश बिना हाथ पैर धोए एक स्टूल पर बैठ गया। परिधि चुपचाप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। देखो, माँ चली गई। यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में भावनाएं पेट नहीं भरती। अब तक माँ घर संभालती थी तो चीजें साझा चल रही थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। रितेश ने अमीश की तरफ देखा। मैं कुछ समझा नहीं भैया, साफ साफ कहिए। पल्लवी ने अमीश को टोकते हुए खुद मोर्चा संभाला। साफ बात यह है रितेश कि मैं और अमीश दोनों वर्किंग हैं। हम सुबह निकलते हैं, शाम को थक कर आते हैं। अब इस घर का पूरा ढांचा हमारे कंधों पर रहे, यह मुमकिन नहीं। बाबूजी की बीमारी का खर्च हर महीने बढ़ता जा रहा है। उनकी दवाइयाँ, उनके डॉक्टर की फीस, और फिर गौरव भी अभी कमा नहीं रहा है। उसकी पढ़ाई का खर्च, कॉलेज की फीस, पॉकेट मनी। भाभी, मैंने कभी आपसे पॉकेट मनी नहीं मांगी। गौरव की आवाज में एक सिहरन थी। उसका आत्मसम्मान आहत हुआ था। तुम बीच में मत बोलो गौरव, अमीश ने उसे डांट दिया। बात को समझो। हम अपनी मेहनत की पूरी कमाई इस संयुक्त परिवार के कुएं में नहीं डाल सकते। परिधि तो हाउसवाइफ है, वह दिन भर घर पर रहती है, बाबूजी की सेवा कर सकती है, लेकिन हम पैसे कमाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरे घर का ठेका लें। इसीलिए हमने तय किया है कि आज से इसी वक्त से हमारा चूल्हा और राशन अलग हो रहा है। लिविंग रूम में जैसे सन्नाटा जम गया। रितेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका गुस्सा जो हमेशा उसकी नाक पर रहता था, इस बार अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक गहरी बेबसी ने ले ली। उसने अपने सगे भाई को देखा, जिसने बचपन में उसका हाथ थामकर चलना सिखाया था। भैया, आप यह क्या कह रहे हैं? रितेश की आवाज लड़खड़ा गई। माँ को गए अभी महीना भी नहीं हुआ। बाबूजी उस कमरे में पड़े हैं। अगर आप अलग चूल्हा कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे? और बाबूजी की दवाइयों का खर्च। मेरी तनख्वाह सिर्फ 40,000 है भैया। इस महंगाई में मैं बाबूजी की दवा, घर का राशन और गौरव की फीस अकेले कैसे संभालूंगा? आप तो अच्छा कमाते हैं, पल्लवी भाभी की भी सैलरी है। क्या आप इस मुश्किल वक्त में अपनी छोटे भाई का साथ छोड़ देंगे? पल्लवी एक कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। हम अपनी कमाई का एक एक पैसा गिन कर खर्च करते हैं। हमें अपने भविष्य के लिए सेविंग्स करनी है। कल को हमें अपना खुद का फ्लैट लेना है। हम हमेशा इस सीलन भरे मकान में नहीं रहने वाले। अमीश उठ खड़े हो गए। फैसला हो चुका है रितेश, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, बिजली का बिल जो आएगा उसका आधा हम दे देंगे, बाकी बाबूजी के लिए भी हम कुछ दे देंगे। तो अब उनकी सेवा की जिम्मेदारी तुम्हारी और परिधि की ही होगी। चलो पल्लवी। लिविंग रूम में केवल 3 लोग बचे थे। रितेश ने अपना सिर अपनी दोनों हथेलियों में छिपा लिया। परिधि ने देखा कि यह परिवार पल भर में बिखर गया था। जेठ जेठानी की चालाकी साफ थी। वे बीमार पिता और बेरोजगार छोटे भाई की जिम्मेदारी से बचना चाहते थे, ताकि उनके ऐशो आराम में कभी कोई कमी ना आए। परिधि ने गहरी सांस ली। वह रोई नहीं,
विपत्ति के इस क्षण में उसके भीतर की भारतीय नारी और हाउसवाइफ का धीरज जाग उठा था। वह धीरे से चलकर गौरव के पास आई। उसने अपना दाहिना हाथ गौरव के कांपते हुए कंधे पर रखा। भाभी, भैया ने हमें छोड़ दिया। चुप हो जाओ गौरव, रोते नहीं हैं। बड़े भैया लोग अलग हुए हैं, घर से बाहर नहीं गए हैं। और वैसे भी जब तक तुम्हारी यह परिधि भाभी जिंदा है, इस घर का चूल्हा कभी ठंडा नहीं होगा। तुम अकेले नहीं हो गौरव, तुम्हारा यह भाई और तुम्हारी यह भाभी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अमीश भैया और पल्लवी भाभी के ऊपर जाने के बाद लिविंग रूम का सन्नाटा और भी भारी हो गया था। रितेश, परिधि ने धीरे से उसके करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उठिए, हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। रितेश ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरी बेबसी और लाचारी थी। उसने परिधि की तरफ देखा। क्या खाएं परिधि? खाना गले से नीचे उतरेगा? तुमने सुना नहीं भैया और भाभी ने क्या कहा? आज से राशन अलग, चूल्हा अलग। भैया, मैं कल से ही कॉलेज जाना छोड़ देता हूँ। मैं शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लूंगा, किसी दुकान पर बैठ जाऊंगा या कुरियर ऑफिस में ही आपके साथ लग जाऊंगा। मैं अपनी पढ़ाई का बोझ आप पर नहीं बनने दूंगा। यह सुनते ही रितेश का पुराना चिड़चिड़ा स्वभाव फिर से उभर आया। उसने गौरव को झटके से पीछे किया और चिल्ला उठा, तुम चुप रहो गौरव, दिमाग खराब है तुम्हारा। माँ ने अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी पढ़ाई के सपने देखे थे। अगर तुमने कॉलेज छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहे भूखा मरूं, चाहे रात को सड़कों पर मेहनत करूं, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। परिधि ने तुरंत गौरव को आंखों से इशारा किया कि वह अपने कमरे में जाए। जब गौरव भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया और दरवाजा बंद हो गया, तब परिधि ने रसोई से चाय लाकर रितेश के सामने रखा। रितेश, आप हर बात का हल गुस्से से क्यों ढूंढते हैं? जेठ जी और जेठानी जी ने जो किया वह उनका कर्म था। वे चालाक हैं, वे अपनी जिम्मेदारी से भाग गए क्योंकि उनके पास पैसा है पर दिल नहीं है। लेकिन हमारे पास दिल है। आप भूल रहे हैं, मैं इस घर की बहू हूँ। भले ही मैं नौकरी नहीं करती, बाहर जाकर पैसे नहीं कमाती, लेकिन एक हाउसवाइफ अगर ठान ले तो वह सूखी रोटी में भी पूरे परिवार का पेट भर सकती है। रितेश ने परिधि के शांत चेहरे को देखा। इस विपत्ति के समय भी उसकी पत्नी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। परिधि ने कहना जारी रखा, कल से घर के बजट में कुछ बदलाव करेंगे। जो राशन 1 महीने चलता था उसे इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि 40 दिन चले। चाय में चीनी थोड़ी कम होगी और संडे का विशेष खाना अब सादा होगा। लेकिन हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आप बस अपना यह चिड़चिड़ापन छोड़ दीजिए। जब आप इस तरह चिल्लाते हैं तो गौरव डर जाता है। वह अपनी माँ को खो चुका है। उसे अब आपके गुस्से की नहीं, आपके बड़े भाई वाले प्यार की जरूरत है। परिधि की बातों ने रितेश के भीतर सुलगती आंख पर ठंडे पानी का काम किया। उसने गहरी सांस ली और परिधि का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर देना परिधि। जब मैं बाहर दुनिया की मार खाता हूँ और घर आकर अपनों का यह रूप देखता हूँ तो मेरा आपा खो जाता है। मैं कोशिश करूंगा। सूर्यकांत जी के बड़े बेटे बहू के अलग होने की बात उनके कानों तक भी पहुंची थी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वे बस दीवार की तरफ मुंह किए लेटे रहते थे, जैसे वे इस घर के लिए जीवित एक लाश बन चुके हों। बाबूजी उठिए, थोड़ा सा दलिया खा लीजिए, फिर डॉक्टर साहब की वो नई वाली गोली खानी है। परिधि ने कटोरी साइड टेबल पर रखते हुए कहा। उसने धीरे से बाबूजी के कमजोर कंधों को सहारा दिया और उन्हें तकिए के सहारे बैठाया। रीढ़ की हड्डी के हिलते ही वृद्ध के मुंह से एक कराह निकल गई। दर्द ज्यादा है क्या बाबूजी? रुकिए, मैं रितेश को बुलाती हूँ, वो थोड़ा बाम लगा देंगे। परिधि चिंतित हो गई। नहीं नहीं बेटी, रितेश को मत बुला। वह दिन भर बाहर दौड़ता रहता है, थक गया होगा। और फिर उसका गुस्सा। बाबूजी की आवाज बहुत धीमी और कांपती हुई थी। परिधि ने दलिया का एक चम्मच उनके होठों से लगाया। रितेश ऊपर से ही चिड़चिड़े हैं बाबूजी, दिल के बहुत साफ हैं।
आज ही मुझसे कह रहे थे कि बाबूजी के टेस्ट के लिए पैसे का इंतजाम करना है। बाबूजी ने दलिया का निवाला मुंह में ले लिया, लेकिन उनके गले से वह उतर नहीं रहा था। बेटी, अमीस और पल्लवी ने ऊपर अपना चूल्हा अलग कर लिया ना? परिधि ने अपनी नजरें झुका ली। वह बाबूजी को और दुख नहीं देना चाहती थी। बाबूजी, वो मुझसे मत छुपा बहू। मैं इस खाट पर जरूर पड़ा हूं, लेकिन मेरी संवेदनशीलता मरी नहीं है। अमीश मेरा बड़ा बेटा है, जिसे मैंने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ाया था। वह अच्छा कमाता है परिधि, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा है। बाबूजी की आंखों के आंसू अब लगातार बह रहे थे। वे आगे बोले, मुझे दुख अमीश का नहीं है बेटी, मुझे चिंता रितेश और गौरव की है। रितेश की नौकरी छोटी है और गौरव अभी पढ़ रहा है। इस मुश्किल वक्त में सारा बोझ तुझ पर आ गया है। तू इस घर की बहू बनकर आई थी खुशियां मनाने, और यहाँ तुझे सिर्फ वो बीमार बूढ़े की सेवा और तंगहाली ही मिली। बाबूजी, ऐसा दोबारा शब्द अपने मुंह से मत निकालिएगा। जब तक मैं हूं, इस घर में किसी को कोई कमी नहीं होगी। धीरे धीरे कुछ वक्त बीत गया। देहरादून में कोहरे की सफेद चादर इस कदर फैल गई थी कि सुबह 8 बजे भी सामने की सड़क देखना मुश्किल होता था। रितेश सुबह 6 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाता था। एक दोपहर परिधि घर की साफ सफाई कर रही थी। गौरव कॉलेज गया हुआ था। रितेश का कुरियर बैग, जो कल रात थोड़ा फट गया था, टेबल पर रखा था। परिधि सुई धागा लेकर उसने सिलने बैठी। जैसे ही उसने बैग को पलटा, उसके भीतर से एक मुड़ा हुआ कागज गिरा। परिधि ने उत्सुकता बस उस कागज को खोला। वह गौरव के कॉलेज का एक नोटिस था। सेमेस्टर फीस जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी। फीस न मिलने पर छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिधि का दिल बैठ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि रितेश इस कदर मानसिक तनाव से गुजर रहा है। 15 जनवरी आने में सिर्फ 4 दिन बचे थे। रितेश इसी वजह से पिछले कई दिनों से रात को ठीक से सो नहीं रहा था और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था। कल रात ही उसने गौरव पर सिर्फ इसलिए गुस्सा किया था क्योंकि गौरव ने पढ़ाई के लिए थोड़ी देर तक टेबल लैंप जलाकर रखा था। इतनी बिजली का बिल कौन भरेगा गौरव? तुम्हारे बड़े भैया तो ऊपर ऐश कर रहे हैं, यहाँ एक एक यूनिट का पैसा गिनना पड़ता है। रितेश चिल्लाया था। परिधि को अब समझ आया कि रितेश का वह गुस्सा गौरव पर नहीं बल्कि अपनी बेबसी पर था। वह एक हाउसवाइफ थी। उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई मायके से मिला बड़ा खजाना नहीं था, क्योंकि वह भी बेहद गरीब परिवार से थी। लेकिन उसके पास एक चीज थी। उसकी शादी के समय सासू माँ द्वारा दी गई सोने की 2 चूड़ियां, जो वह रोज पहनती थी। उसने चूड़ियों को एक साफ कागज में लपेटा और अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लिया। उसने सोचा कि रितेश कहाँ इतना ध्यान देंगे, इसीलिए वह अपनी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र थी। वह रसोई में गई और गौरव के कॉलेज से आने का इंतजार करने लगी। शाम को जब गौरव कॉलेज से लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। गौरव, इधर आओ। परिधि ने रसोई से आवाज दी। जी भाभी, कुछ काम है? उसने पल्लू से वह कागज की पुड़ियां निकाली और गौरव के हाथ में रख दी। यह क्या है भाभी? गौरव ने हैरान होकर पूछा। जैसे ही उसने कागज खोला, सोने की 2 चूड़ियां उसकी नजरों के सामने चमक उठी। गौरव के होश उड़ गए। उसने तुरंत पुड़िया टेबल पर रख दी। नहीं भाभी, यह आपकी शादी की चूड़िया है। माँ कहती थी कि बहू के गहने घर की इज्जत होती है। मैं इन्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरी बात सुनो गौरव, गहनों से ज्यादा जरूरी इस घर की इज्जत और तुम्हारी पढ़ाई है। अगर तुम इस साल परीक्षा नहीं दे पाए तो तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन भाभी, भैया को पता चला कि आपने चूड़ियां दे दी हैं तो वे बहुत गुस्सा करेंगे। उन्हें पता नहीं चलेगा गौरव। तुम कल सुबह कॉलेज जाने से पहले चौक वाले सराफा बाजार में जाना। हमारे पुराने सुनार चाचा की दुकान है, वहां इन्हें रखकर फीस के पैसे ले आना। बाकी जो पैसे बचे वो मुझे दे देना, घर के राशन में काम आएंगे। और याद रहे, रितेश के सामने इस बात का जिक्र कभी नहीं होना चाहिए। यह हमारा राज है। गौरव ने परिधि की तरफ देखा। उसे उस साधारण साड़ी वाली हाउसवाइफ में अपनी सगी माँ का अक्स नजर आया। उसने झुककर परिधि के पैर छू लिए।
भाभी, मैं वादा करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन आपकी ये चूड़ियां इस घर में वापस लाऊंगा। आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं हैं, आप मेरी माँ हैं। अगले दिन गौरव सुबह 7 बजे ही सो कर उठ गया था। उसकी आंखों में रात भर की अधूरी नींद और एक अजीब सी घबराहट साफ देखी जा सकती थी। उसने रसोई की तरफ देखा। परिधि हमेशा की तरह सुबह सुबह रसोई संभाल चुकी थी। रितेश अभी अभी बाथरूम से हाथ पैर धोकर निकला था। गौरव, आज कॉलेज जल्दी जाना है क्या? जी भैया, वो आज सेमेस्टर की आखिरी कुछ प्रैक्टिकल्स फाइलें जमा करनी है, इसीलिए थोड़ा जल्दी निकलना होगा। गौरव ने नजरें चुराते हुए झूठ बोला। गौरव, खाली पेट मत जाओ। नहीं भाभी, भूख नहीं है, मैं चाय पीकर ही निकल जाऊंगा। गौरव ने चाय का कुल्हड़ उठाते हुए कहा। देहरादून का वह पुराना सराफा बाजार बेहद संकरा और ऐतिहासिक था। दोनों तरफ लकड़ी और पत्थरों की पुरानी दुकानें थीं, जिनके शटर अभी पूरी तरह खुले भी नहीं थे। गौरव गुप्ता ज्वेलर्स की दुकान के सामने पहुंचा। गुप्ता अंकल, यह भाभी की चूड़ियां हैं, घर में थोड़ी थोड़ी जरूरत आ गई है। मेरी पढ़ाई की फीस भरनी है, भैया को इस बारे में पता नहीं है। क्या आप इन्हें रखकर मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? गौरव की आवाज इतनी धीमी थी कि खुद उसे भी बमुश्किल सुनाई दे रही थी। गुप्ता जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, यह शुद्ध 24 कैरेट का सोना है, भले ही वजन में थोड़ी हल्की है। आज के भाव के हिसाब से इनकी कीमत लगभग 60,000 है, लेकिन मैं इन्हें खरीदूंगा नहीं। गौरव ने चौंक कर देखा। क्यों अंकल? मैं इन्हें अपने पास गिरवी के तौर पर रख रहा हूँ। मुझे पता है कि रितेश कितनी मेहनत कर रहा है और परिधि कितनी सुलझी हुई बहू है। तुम यह रुपए और रसीद लो, अपनी फीस भरो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तुम मुझे यह रकम लौटा देना और अपनी भाभी की यह गहने वापस ले जाना। मैं इन्हें किसी और को नहीं दूंगा। गुप्ता जी ने अपनी गद्दी के नीचे से कड़कड़ाते हुए नोट निकाले और गौरव की तरफ बढ़ा दिए। गौरव की आंखों से एक आंसू टपक कर काउंटर के कांच पर गिरा। उसने पैसे लिए, उन्हें अपनी जेब में रखा और गुप्ता जी के पैर छुए। धन्यवाद अंकल, मैं बहुत जल्द यह पैसे लेकर आऊंगा। दुकान से बाहर निकलते ही गौरव को ऐसा लगा जैसे उसके सीने से बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उसने सीधे अपने कॉलेज का रुख किया। कॉलेज के काउंटर पर जब उसने रुपए जमा किए और क्लर्क ने उसे फीस की रसीद थमाई, तो गौरव को लगा कि आज उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। उसने रसीद को बहुत संभाल कर अपने बैग की सबसे अंदर वाली जेब में रख लिया था। इधर घर पर एक अलग ही ताना बाना बुना जा रहा था। अमीश और पल्लवी ऊपर की मंजिल पर रहते थे, लेकिन उनका हमेशा ध्यान नीचे की गतिविधियों पर ही रहता था। आज परिधि नीचे के आंगन में बैठकर बाबूजी के कपड़े धो रही थी। ठंड के पानी में उसके हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके थे, लेकिन वह बिना किसी शिकायत के साबुन रगड़ रही थी। तभी ऊपर की सीढ़ियों से पल्लवी नीचे उतरी। उसने अपने हाथ में एक खाली कटोरी ले रखी थी, जो अक्सर मध्यवर्गीय घरों में पड़ोसियों या अपनों के बीच बातचीत शुरू करने का एक बहाना होता है। परिधि, पल्लवी ने बहुत ही बनावटी मुस्कान के साथ कहा, जरा देखना, ऊपर चीनी खत्म हो गई थी। अमीश के कुछ दोस्त आने वाले हैं, थोड़ी सी चीनी दे दोगी क्या? परिधि ने अपने हाथ पानी से धोए और अपनी साड़ी से पोंछते हुए मुस्कुराई। हाँ दीदी, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं रसोई से लाती हूँ। पल्लवी रसोई के दरवाजे पर ही आकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें रसोई के हर कोने को बहुत बारीकी से देख रही थी। वह देखना चाहती थी कि नीचे के राशन के डिब्बे कितने खाली हैं और परिधि क्या बना रही है। तभी उसकी नजर उस रसीद पर गई जिस पर सराफा बाजार के गुप्ता ज्वेलर्स का नाम छपा हुआ था। पल्लवी के दिमाग की घंटी बजी। उसने परिधि के हाथ से चीनी की कटोरी ली, लेकिन उसकी आंखें उस कागज पर ही टिकी रही। अरे परिधि, यह गुप्ता ज्वेलर्स का कागज यहाँ क्यों पड़ा है? क्या रितेश ने कोई नया जेवर खरीदा है क्या? अमीश कह रहे थे कि रितेश की नौकरी खतरे में है और यहाँ तुम लोग सोने चांदी की बातें कर रहे हो। परिधि का दिल पल भर के लिए सहम गया। वह जानती थी कि अगर पल्लवी को जरा भी भनक लगी तो वह पूरे घर में तमाशा खड़ा कर देगी। उसने तुरंत उस कागज को उठाया और डस्टबिन में डालते हुए कहा,
नहीं जेठानी जी, वह तो बहुत पुराना कागज है। माँ जी के समय का पड़ा हुआ था। मैं सफाई कर रही थी तो बाहर निकल आया। अच्छा, पुराना है। पल्लवी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। अब शाम ढल चुकी थी। रितेश कुरियर ऑफिस की एक बहुत लंबी और थका देने वाली शिफ्ट के बाद घर लौटा था। आज उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। रास्ते में ही उसकी बाइक का टायर पंचर हो गया था और उसे कड़ाके की ठंड में 2 किलोमीटर घसीट कर लानी पड़ी थी। कुरियर कंपनी के मैनेजर ने भी आज एक पार्सल के लेट होने पर उसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। वह जैसे ही लिविंग रूम में आया, उसने अपना बैग पटक दिया। परिधि, जरा एक कप कड़क चाय बनाना, सिर दर्द से फटा जा रहा है। परिधि तुरंत रसोई से चाय लेकर आई। उसने देखा कि रितेश का चेहरा गुस्से और थकान से तमतमा रहा था। उसने चाय का कप उसके आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ आगे किया, उसकी साड़ी की पल्लू थोड़ी पीछे खिसक गई। रितेश ने चाय का कप पकड़ा, लेकिन उसकी नजर अचानक परिधि की कलाई पर गई। रितेश ने चाय का घुट लिया और बहुत ही तीखी नजरों से परिधि की तरफ देखा। परिधि, तुम्हारी सोने की चूड़ियां कहाँ हैं? परिधि का गला सूख गया। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को तुरंत अपनी कलाई पर लपेटने की कोशिश की। वो रितेश, मुझे डर था कि कहीं इनका रंग ना फीका पड़ जाए, इसीलिए मैंने उन्हें उतारकर अलमारी में रख दिया है। रितेश का चिड़चिड़ा स्वभाव ऐसे मौकों पर और भी शकी हो जाता था। उसने चाय का कप टेबल पर जोर से रखा, जिससे थोड़ी सी चाय बाहर छलक आई। मुझसे झूठ मत बोलो परिधि, तुम्हें तो गहने कितने पसंद हैं। आज तक तुमने वो चूड़ियां कभी नहीं उतारी, तो अब क्यों? अपनी झगड़ालू स्वभाव के कारण रितेश हर बात की तह तक जाने में माहिर था। अच्छा, अलमारी में रखी है तो जरा मुझे दिखाओ। लिविंग रूम में एक अजीब सी तनातनी पैदा हो गई। गौरव, जो अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, रितेश की ऊंची आवाज सुनकर बाहर आ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं उनका राज ना खुल जाए। क्या हुआ भैया, अब भाभी पर क्यों चिल्ला रहे हैं? गौरव ने बीच में आते हुए कहा। तुम बीच में मत बोलो गौरव, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। परिधि, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, चूड़िया कहाँ है? क्या तुमने उन्हें बेच दिया या मायके भेज दिया? घर में वैसे ही पैसों की तंगी है और तुम अपने गहनों के साथ क्या खेल कर रही हो? परिधि चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। भैया, वो मैंने। यह आवाज गौरव की थी। रितेश ने घूमकर गौरव की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से उबल रही थी। गौरव, क्या यह सच है? क्या परिधि ने तुम्हें अपनी चूड़ियां दी थी? गौरव ने अपनी नजरें झुका ली। वह अपने बड़े भाई के गुस्से के सामने पूरी तरह निरुत्तर था। तो यह सच है। रितेश की आवाज में एक बहुत बड़ा झटका था। तुम दोनों ने मिलकर मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। परिधि, तुमने मेरे भाई को अपने गहने दे दिए और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं इस घर का खर्च चला सकता हूँ? और गौरव, तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी भाभी के गहने लेकर बाजार में बेचने चले गए। रितेश का गुस्सा अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। वह बिना खाना खाए अपना मफलर उठाकर वापस घर से बाहर निकल गया। लोहे का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरे घर की खिड़कियां हिल गईं। गौरव घुटनों के बल बैठ गया। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से भैया आप पर इतना गुस्सा हुए। मैं ही कहीं दूर चला जाता हूँ। परिधि ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका स्वर अभी भी मजबूत था। नहीं गौरव, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे भैया गुस्से में हैं। उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन तुमने जो अपनी पढ़ाई के लिए कदम बढ़ाया है, उसे पीछे मत खींचना। यह परीक्षा हमारे भविष्य की नींव है। लेकिन भाभी, भैया रात को इस ठंड में कहाँ गए होंगे? गौरव ने चिंता से खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। वे पार्क के चक्कर काट रहे होंगे या अपनी बेबसी को सड़क पर बहा रहे होंगे। परिधि ने उठते हुए कहा। तुम अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। तुम्हारी परीक्षा सिर पर है। अगर तुम इस तनाव की वजह से कल का पेपर खराब कर लोगे तो मेरी उन चूड़ियों की कीमत सचमुच बेकार चली जाएगी।
जाओ गौरव। गौरव ने भारी मन से परिधि की बात मानी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। परिधि ने रसोई में जाकर बर्तनों को समेटा। उसने रितेश के लिए खाना एक थाली में ढक कर रख दिया और खुद खाली पेट ही डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ गई। वह दीवार पर टंगी सासू माँ की धुंधली तस्वीर को देख रही थी, मानो उनसे पूछ रही हो कि इस बिखरते घर को कैसे संभाले। रात के करीब 11 बज चुके थे। ऊपर की मंजिल पर पूरी तरह सन्नाटा पसर चुका था। अमीश भैया और पल्लवी भाभी शायद गरम रजाई में सो चुके थे। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि नीचे की मंजिल पर क्या तूफान आया हुआ है। परिधि हाथ में गर्म पानी की बोतल और दवाइयों की ट्रे लेकर सबसे पिछले कमरे की तरफ बढ़ी। बाबूजी का कमरा हमेशा की तरह अंधेरे और सीलन से भरा था। जैसे ही उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया, उसे अंदर से एक हल्की सी करहाने की आवाज सुनाई दी। बाबूजी, आप सोए नहीं? परिधि ने बेड साइड लैंप जलाते हुए पूछा। सूर्यकांत जी बिस्तर पर सीधे लेटे हुए थे। परिधि बेटी, रितीश बाहर गया है क्या? बाबूजी की आवाज में एक बूढ़े पिता का कांपता हुआ डर था। परिधि ने उनकी चादर को थोड़ा ऊपर खींचते हुए कहा, जी बाबूजी, वो कुरियर का कोई जरूरी पार्सल रात की शिफ्ट में आना था तो उसे लेने गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे। मुझसे झूठ मत बोल बहू। रितेश की आवाज यहाँ तक आ रही थी। तुमने गौरव की फीस भरने के लिए अपनी शादी की चूड़ियां गिरवी रख दी। परिधि ने अपनी नजरें झुका ली। वह बाबूजी के सामने खुद को संभाल नहीं पा रही थी। बेटी, जब अमीश अलग हुआ था तो मुझे दुख हुआ था, लेकिन रोया नहीं था। बाबूजी ने परिधि का हाथ अपने कमजोर हाथ में लेते हुए कहा, लेकिन आज मुझे अपनी इस हालत पर सबसे ज्यादा रोना आ रहा है। अगर मैं आज अपने पैरों पर खड़ा होता तो अपनी बहू को वह जेवर इस तरह बाजार में नहीं ले जाने देता। रितेश चिड़चिड़ा जरूर है परिधि, लेकिन वह इस घर की तंगहाली से टूट चुका है। वह अपनी पत्नी को एक अच्छी जिंदगी तक नहीं दे पा रहा है, और जब उसने तुम्हारी सूनी कलाई देखी तो उसके पुरुषार्थ को एक बहुत ठेस पहुंची होगी। बाबूजी, मुझे गहने का कोई शौक नहीं है, परिधि ने रुआसी स्वर में कहा। मेरे लिए गहनों से ज्यादा जरूरी गौरव का भविष्य है। अगर वह पढ़ लिख कर कुछ बन गया तो इस घर के हालत सुधर जाएंगे। आप बस रोइए मत, इससे आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। बाबूजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और परिधि के सिर पर हाथ रख दिया। इस बार तुझे लंबी उम्र दे बेटी। तू इस घर की बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। रितेश को आने दे, मैं उससे बात करूंगा। परिधि ने उन्हें दवा खिलाई, उनका कंबल ठीक किया और लाइट बंद करके बाहर आ गई। जैसे ही वह लिविंग रूम में आई, उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन रितेश का अभी तक कोई आता पता नहीं था। रात के 12:40 पर बाहर की सांकल धीरे से हिली। परिधि, जो सोफे पर बैठी बैठी झपकी ले रही थी, तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने रितेश खड़ा था। उसकी आंखें लाल, मानो वह रात भर कोहरे में रोता रहा हो। वह बिना कुछ बोले अंदर आया और सीधे अंगीठी के पास जाकर बैठ गया। उसने अपने सुन्न हो चुके हाथों को आंख के ऊपर फैलाया। परिधि चुपचाप रसोई में गई और उसके लिए खाना गर्म करके थाली ले आई। उसने थाली रितेश के सामने रखी। रितेश, खाना खा लीजिए, दोपहर से आपने कुछ नहीं खाया है। रितेश ने थाली की तरफ देखा, फिर परिधि की सुनी कलाइयों की तरफ। उसका गुस्सा अब शांत हो चुका था। उसने थाली को थोड़ा सा आगे खिसका दिया। परिधि, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? परिधि उसके पास फर्श पर बैठ गई। नहीं रितेश, ऐसा नहीं है। रितेश ने परिधि की तरफ देखा। उसकी आंखों से आखिरकार आंसू छलक पड़े। उसने अपना सिर परिधि के कंधे पर रख दिया। परिधि, मैं हार गया हूं। इस शहर की महंगाई, कुरियर ऑफिस के मैनेजर के ताने और अपने सगे भाई का यह स्वार्थ, मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका हूं। जब मैंने तुम्हारी खाली कलाई देखी तो मुझे लगा कि मैं एक पति के रूप में भी फेल हो गया। मैं तुम्हें एक सुखद जीवन नहीं दे पाया। ऐसा दोबारा मत कहिएगा रितेश। परिधि ने उसके आंसू पोंछे। आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी की रोटी ला रहे हैं,
गौरव ने मुझसे वादा किया है कि वह बहुत जल्द अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी थाम लेगा, तब हमारी ये मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। आप बस अपना यह चिड़चिड़ापन छोड़ दीजिए। जब आप इस तरह गुस्सा करते हैं तो बापूजी भी बहुत दुखी हो जाते हैं। रितेश ने परिधि का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर देना परिधि, मैं वादा करता हूँ मैं अभी इस तरह कभी आपा नहीं कहूंगा। उस रात उस ठंडे मध्य वर्गीय घर के चूल्हे के पास दो दिलों ने मिलकर अपनी बेबसी को स्वीकार किया था और आने वाले कल के लिए एक नया हौसला बटोरा था। उस सुबह परिधि जल्दी उठ गई थी। तभी गौरव अपने कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में उसकी पुरानी क्लिपबोर्ड और दो पेन थी। उसके चेहरे पर परीक्षा का तनाव साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। भाभी, गौरव ने बहुत ही धीमी आवाज में पुकारा, मानो वह घर के बाकी लोगों को जगाना नहीं चाहता था। परिधि ने मुड़कर देखा और मुस्कुराई। आ गए गौरव, बैठो, मैंने तुम्हारे लिए चाय रख दी है। और सुनो, आज मैंने पराठे में थोड़ा सा अजवाइन डाला है, ठंड में पेट के लिए अच्छा होता है। भाभी, मुझे भूख नहीं है, बस चाय दीजिए, गला सूख रहा है। गौरव ने डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचते हुए कहा। ऐसे नहीं चलेगा गौरव, परिधि ने चाय का कुल्हड़ उसके सामने रखते हुए कहा। खाली पेट परीक्षा देने जाओगे तो दिमाग कैसे चलेगा? दो निवाले ही सही, लेकिन खाने ही पड़ेंगे। गौरव ने परिधि की बात मान ली। जब वह पराठा खा रहा था तब रितेश भी अपने कमरे से बाहर निकला। पूरा रिवीजन कर लिया ना छोटे? रितेश ने पूछा। उसकी आवाज में रोज वाली कड़वाहट की जगह एक अजीब सी नरमी थी। गौरव ने सिर उठाकर रितेश को देखा। उसे डर था कि भैया शायद अभी भी नाराज होंगे, लेकिन रितेश की आंखों में केवल अपनत्व था। जी भैया, पूरा कोर्स देख लिया है, बस आज का पहला पेपर अच्छे से निकल जाए। रितेश ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ मुड़े हुए नोट निकाले। कुल 300 रुपए थे। उसने वो पैसे गौरव की जेब में डाल दिए। रास्ते में ऑटो से जाना, आज ठंड बहुत ज्यादा है, साइकिल से जाओगे तो हाथ अकड़ जाएंगे और पेपर लिखने में दिक्कत होगी। गौरव की आंखें भर आई। उसने परिधि की तरफ देखा, जिसने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मानो कह रही हो, रख लो, यह बड़े भाई का आशीर्वाद है। जब गौरव अपनी परीक्षा के लिए घर से निकला तो परिधि उसे देहरी तक छोड़ने आई। परिधि ने जैसे ही गौरव के सिर पर हाथ रखा, ऊपर की सीढ़ियों से सैंडल की खटखट सुनाई दी। जेठानी पल्लवी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होकर नीचे उतर रही थी। उनके हाथ में उनका चमड़े का पर्स था। अरे परिधि, पल्लवी ने सीढ़ियों के आखिरी छोर पर रुकते हुए कहा। गौरव आज परीक्षा देने जा रहा है क्या? सुना है इस बार कॉलेज वालों ने फीस को लेकर बहुत कड़ाई की थी। चलो अच्छा हुआ कि जैसे तैसे पैसे का जुगाड़ हो गया। पर हाँ, जो जेवर बाजार गए हैं वो वापस कब आएंगे, यह तो भगवान ही जाने। पल्लवी के इस सीधे ताने पर हितेश का हाथ अनजाने में ही अपनी मफलर पर कस गया। उसका चिड़चिड़ा स्वभाव फिर से उभरने ही वाला था कि परिधि ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, घर के जेवर अगर घर के बच्चे के भविष्य के काम आए तो उन्हें बाजार जाना नहीं, बल्कि अपनी सही जगह पहुंचना कहते हैं। सोना तो फिर आ जाएगा, लेकिन गौरव का यह साल वापस नहीं आता। परिधि के इस सीधे और गरिमामय जवाब ने पल्लवी के मुंह पर जैसे ताला लगा दिया। रितेश ने परिधि की तरफ देखा। तुमने उसे सही जवाब दिया परिधि, मैं होता तो शायद फिर से चिल्ला पड़ता। गुस्से से सिर्फ तमाशा बड़ा होता है रितेश, समाधान नहीं निकलता। परिधि ने रसोई की तरफ बढ़ते हुए कहा। अब आप भी तैयार हो जाइए, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। गौरव की परीक्षाएं अगले 10 दिनों तक चलती रही। इन 10 दिनों में घर का माहौल बहुत ही अनुशासित रहा। रितेश ने अपनी कुरियर की ड्यूटी के बाद शाम को जल्दी घर लौटना शुरू कर दिया था। वह बाहर की चिड़चिड़ाहट को घर की देहरी के बाहर ही छोड़ आता था। परिधि रोज दोपहर को बाबूजी के कमरे में बैठकर उन्हें गौरव की पढ़ाई के बारे में बताती थी, जिसे वृद्ध सूर्यकांत के चेहरे पर एक हल्की सी रौनक लौटने लगी थी। ऊपर की मंजिल से पल्लवी और अमीश ने अब नीचे के मामलों में दखल देना कम कर दिया था। परीक्षा के आखिरी दिन गौरव जब घर लौटा तो उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था। वह सीधे रसोई में गया, जहां परिधि रात के खाने की तैयारी कर रही थी। भाभी, सारे पेपर बहुत अच्छे गए हैं, गौरव ने डिब्बा टेबल पर रखते हुए कहा। और हमारी प्रोफेसर कह रही थी कि अगले महीने कुछ बड़ी कंपनियां कैंपस सिलेक्शन के लिए आ रही हैं।
अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं सबसे पहले गुप्ता अंकल के पास जाऊंगा। परिधि ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है गौरव। तुम्हारी माँ ऊपर से यह सब देख रही होंगी और बहुत खुश हो रही होंगी। शाम को जब रितेश घर आया तो उसने भी गौरव की पीठ थपथपाई। उस रात उस मध्यवर्गीय रसोई में भले ही खाना सादा था, लेकिन वहां बैठकर हंसने वाले दिलों में एक ऐसा विश्वास था जिसे कोई भी तंगहाली डिगा नहीं सकती थी। फरवरी का महीना आते ही देहरादून की कड़ाके की ठंड कुछ कम होने लगी थी। पहाड़ों पर पिघलती बर्फ के बीच धूप की गुनगुनी किरणें अब निचली मंजिली के आंगन तक पहुंचने लगी थी। ठीक उसी तरह इस छोटे से परिवार के जीवन में भी उम्मीद की एक नई सुबह दस्तक दे रही थी। कॉलेज का नोटिस बोर्ड इस सुबह छात्राओं से घिरा हुआ था। गौरव भीड़ को चिरते हुए आगे बढ़ा। सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके थे। जैसे ही उसकी नजर लिस्ट पर पड़ी, उसकी छाती गर्व से फूल गई। उसने पूरे कॉलेज में दूसरा स्थान हासिल किया था, लेकिन उसकी खुशी यही नहीं था कि परिणाम के ठीक नीचे कैंपस प्लेसमेंट के लिए चुनी गई कंपनियों की सूची थी और पहले ही कंपनी के आगे गौरव का नाम साफ अक्षरों में चमक रहा था। वह बिना पल गवाए सीधे घर की तरफ भागा, साइकिल के पेंडल मारते हुए। आज उसके पैरों में थकान नहीं बल्कि पंख लगे हुए थे। घर के लोहे के दरवाजे को पार कर वह सीधे रसोई में घुसा। भाभी, भाभी! गौरव की आवाज सुनकर परिधि, जो बाबूजी के लिए दलिया बना रही थी, चौंक कर मुड़ी। क्या हुआ गौरव, सब ठीक तो है? परिधि ने पूछा। गौरव ने अपने बैग से रिजल्ट की कॉपी निकाली और परिधि के हाथों में रख दी। भाभी, मैं पास हो गया, बहुत अच्छे नंबरों से, और अगले हफ्ते शहर की एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी विशाल इंफोटेक कैंपस इंटरव्यू के लिए आ रही है। मेरा चयन इंटरव्यू के फाइनल राउंड के लिए हुआ है। परिधि की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने दलिया की कड़छी रखी और गौरव के सिर पर हाथ रखा। मुझे पूरा भरोसा था गौरव, तुम्हारी मेहनत कभी खाली नहीं जा सकती। सासू माँ आज जहां भी होंगी बहुत खुश होंगी। शाम को जब रितेश अपना कुरियर का भारी बैग लेकर लौटा तो घर का माहौल बदला हुआ था। टेबल पर मिठाई का डिब्बा रखा था। परिधि ने रितेश को पूरी बात बताई। रितेश, जो दिन भर की भागदौड़ से थका हुआ था, उसकी सारी थकान एक पल में गायब हो गई। उसने गौरव को गले से लगा लिया। मेहनत सफल रही छोटे। रितेश की आवाज भारी थी। गौरव की पढ़ाई पूरी होने और उसकी शुरुआती कामयाबियों के बाद घर की माली हालत में एक बहुत बड़ा ठहराव आने लगा था। वक्त का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता, वह अपनी गति से घूमता है और अपने साथ बदलाव की बयार लेकर आता है। रितेश ने कुरियर ऑफिस के उस तंग और थका देने वाले माहौल में भी अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत का दामन कभी नहीं छोड़ा था। कोहरे की सर्द रातें हो या जून की तपती दोपहर, उसने हर पार्सल को समय पर पहुंचाया था। कंपनी के ऊंचे अधिकारियों ने उसकी इस अटूट लगन को देखा और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उसे एरिया सुपरवाइजर के पद पर प्रमोट कर दिया। इस प्रमोशन के साथ ही उसकी 40,000 की छोटी सी नौकरी अब बढ़कर 70,000 रुपए प्रति माह हो चुकी थी। यह केवल आंकड़ों का बढ़ना नहीं था, बल्कि इस मध्यवर्गीय परिवार के आत्मसम्मान की एक नई उड़ान थी। अब महीने के आखिरी दिनों में रसोई के डिब्बों में राशन कम नहीं पड़ता था और न ही परिधि को चाय की पत्ती या चीनी को नाप नाप कर इस्तेमाल करना पड़ता था। सबसे बड़ी राहत यह थी कि बाबूजी की महंगी दवाइयों और नियमित मेडिकल चेकअप के लिए रितेश को अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। अब तो उसने नई बाइक भी खरीद ली। परिधि ने पिछले महीनों में जो मुख त्याग किए थे, जो सूखी रोटियां खाकर धीरज का परिचय दिया था, उसका फल अब इस आंगन में हरी भरी खुशियों के रूप में लहलहाने लगा था। जब घर के आर्थिक हालात पूरी तरह सुधर गए और कर्ज का एक एक पैसा चुकता हो गया, तो सूर्यकांत जी ने एक शाम चाय के समय रितेश और परिधि को अपने पास बुलाया। उन्होंने गौरव के घर बसाने की इच्छा जताई। परिधि तो जैसे इसी दिन का इंतजार कर रही थी। उसने एक बड़ी बहन और माँ की जिम्मेदारी निभाते हुए खुद आगे बढ़कर रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। काफी खोजबीन के बाद शहर के ही एक बेहद प्रतिष्ठित, सुशिक्षित और संपन्न परिवार से गौरव का रिश्ता पक्का हुआ।
लड़की का नाम था तान्या। तान्या आधुनिक विचारों वाली, कॉन्वेंट एजुकेटेड, दिखने में बेहद खूबसूरत और ऊंचे रहन सहन वाले माहौल से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी। फागुन के सुहाने महीने में जब पेड़ों पर नए पत्ते आ रहे थे, पूरे धूमधाम और रीति रिवाजों के साथ गौरव और तान्या का विवाह संपन्न हुआ। जब तान्या ने अपने लाल जोड़े और खनकती पायलों के साथ इस पुराने मकान की देहरी पार की, तो पूरे घर में जैसे दीप जल उठे। शुरू शुरू के हफ्तों में तान्या को इस संयुक्त परिवार का माहौल बहुत लुभावना और सुखद लगा। वह परिधि को बड़े ही आदर से दीदी कहकर बुलाती, सुबह जल्दी उठकर उनके साथ रसोई में खड़ी हो जाती और घर की छोटी बड़ी परंपराओं को बड़े चाव से सीखने की कोशिश करती। रितेश का पुराना चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी अब इतिहास बन चुका था। वह भी अपनी इस नई पढ़ी लिखी भाभी का स्वागत एक बड़े भाई की तरह हमेशा हंसकर और उसका ख्याल रखकर करता था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे, तान्या के मन के किसी छुपे हुए कोने में एक अजीब सी तड़प, असुरक्षा और जलन ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर दिया। तान्या एक ऐसे आधुनिक और रईस परिवार से आई जहाँ फैसलों में व्यक्ति की व्यक्तिगत हैसियत देखी जाती थी। यहाँ उसने देखा कि भले ही इस घर में कमाने वाले दो पुरुष रितेश और गौरव हैं, और गौरव का पद भी ऊंचा है, लेकिन इस पूरे घर की असली धुरी, इसकी आत्मा आज भी परिधि ही है। सुबह सबसे पहले क्या बनेगा, बाबूजी को कौन सी दवा किस वक्त दी जाएगी, यहाँ तक कि रितेश की सैलरी आने पर सबसे पहले पैसे परिधि के हाथ में ही रखे जाते थे। सबसे ज्यादा तो जो बात तान्या को चुभती थी वह था गौरव का अपनी भाभी के प्रति अगाध प्रेम और सम्मान। गौरव जब भी दफ्तर के थका देने वाले काम के बाद घर लौटता, तो वह अपने कमरे में तान्या के पास जाने से पहले रसोई की तरफ जाता और कहता, भाभी आज ऑफिस में क्लाइंट के साथ बहुत बड़ी मीटिंग सफल रही। देखिए यह नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। या फिर वह अपनी हर छोटी जरूरत के लिए परिधि को ही पुकारता था, भाभी जरा मेरी नीली शर्ट निकाल देना, भाभी आज मेरी पसंद का रायता बनाना। तान्या को धीरे धीरे यह सब एक सोची समझी साजिश जैसा लगने लगा। उसके मन में शक की गुंजाइश दिन ब दिन गहरी होने लगी थी कि इस घर में उसकी अपनी कोई स्वतंत्र जगह या अहमियत नहीं है। उसे लगता था कि गौरव की ब्याहता पत्नी होने के नाते घर के फैसलों में और गौरव के जीवन में उसकी राय को सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन यह तो गौरव के हर विचार पर परिधि के संस्कारों की छाप थी। तान्या अपनी ही संकीर्ण सोच के दायरे में उलझकर यह मानने लगी कि उसका अपना पति परिधि को उसकी तुलना में ज्यादा भाव और तवज्जो दे रहा है। एक रात जब पूरे घर में सन्नाटा पसर चुका था और गौरव बिस्तर पर बैठा अपने लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम निपटा रहा था, तान्या ने अपनी नाराजगी को और नहीं छिपाया। उसने तकियों को जोर से ठीक करते हुए बेहद तीखे स्वर में कहा, गौरव मुझे पिछले कुछ समय से एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। इस घर में अब आप भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं और बड़े भैया का प्रमोशन हो चुका है, फिर इस घर की मालकिन बनकर हर चीज का आखिरी फैसला परिधि दीदी ही क्यों करती है? आप अपनी हर कामयाबी, अपनी हर छोटी बड़ी बात मेरे पास आने से पहले उन्हें क्यों बताते हैं? क्या इस घर में मेरा कोई वजूद, कोई मान सम्मान नहीं है? गौरव ने हैरान होकर अपना लैपटॉप बंद किया। उसने तान्या के चेहरे पर फैली ईर्ष्या को देखा और बहुत ही शांत भाव से हंसते हुए उसका हाथ थामने की कोशिश की। तान्या, तुम इस परिवार के ताने बाने को बहुत गलत नजरिए से देख रही हो। भाभी सिर्फ हमारी भाभी या तुम्हारी जेठानी नहीं है। जब माँ हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, तब मैं बहुत टूट चुका था। इस बिखरते हुए घर को, बाबूजी की बीमारी को और रितेश भैया के टूटते हौसले को अगर किसी ने समेटा तो वह भाभी थी। तुम्हें पता है, मेरे कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर की फीस भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तब भाभी ने बिना किसी को बताए अपने इकलौती सोने की चूड़ियां गिरवी रख दी थी ताकि मेरी पढ़ाई ना रुके। उनके लिए हमारे मन में जो आदर है वह बहुत स्वाभाविक है तान्या, इसमें तुम्हारा हक छीनने जैसी कोई बात नहीं है। गौरव ने तो यह बात परिधि के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए कही थी, लेकिन यह सच तान्या को सांत्वना देने के बजाय उसके भीतर सुलगती जलन की आग में पेट्रोल का काम कर गया।
उसे लगा कि गौरव के दिल पर परिधि का एहसान इस कदर हावी है कि वहां तानिया के लिए कोई खास जगह बची ही नहीं है। धीरे धीरे तानिया का यह आंतरिक संशय एक गहरे बेबुनियाद शक और कड़वाहट में तब्दील हो गया। अब वह घर में होने वाली हर एक सामान्य और सहज गतिविधि को अपनी संकीर्ण दृष्टि के चश्मे से देखने लगी। अगर गौरव और परिधि आंगन में बैठकर बाबूजी की सेहत या घर के बजट को लेकर कोई साधारण बातचीत भी कर रहे होते तो तानिया दूर खड़ी होकर उनकी तरफ घूरने लगती। अगर परिधि स्नेहवश गौरव के कमरे की सफाई कर देती, उसकी बिखरी हुए फाइलें सहेज देती या उसके दफ्तर के कपड़े प्रेस करके सलीके से अलमारी में टांग देती तो तानिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता था। वह अपनी भड़ास निकालने के लिए रसोई में जाकर बर्तनों को जोर जोर से पटकना और दरवाजे जोर से बंद करना शुरू कर देती। एक दोपहर जब हितेश और गौरव दोनों अपने अपने काम पर गए हुए थे और बाबूजी अपने कमरे में सो रहे थे, परिधि हमेशा की तरह सूखे कपड़े समेटकर तानिया के कमरे की तरफ गई। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, तानिया ने उसके हाथ से कपड़े झटके से ले लिए। दीदी, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आप मेरे कमरे में मत आया कीजिए। तानिया की आवाज में इस बार बहुत ही रूखा और ऊंचा स्वर था। मुझे अपनी चीजें खुद संभालना पसंद है। मुझे अपनी निजी जीवन में किसी की भी, चाहे वह आप ही क्यों ना हो, दखल अंदाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप अपना हिस्सा संभालती हैं, वही संभालिए। मेरे कमरे और मेरे पति की चीजों से दूर रहा कीजिए। परिधि तानिया की इन कड़वी बातों को सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए गहरा दर्द और पानी उतर आया, लेकिन वह एक परिपक्व और शांत स्वभाव की स्त्री थी। वह तानिया के भीतर छिपी असुरक्षा को भाग गई थी। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर बेहद धीरज के साथ अपनी नजरें झुका ली और बहुत ही शांत स्वर में कहा, ठीक है तानिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा इरादा तुम्हारा हक छीनने का नहीं, सिर्फ मदद करने का था। मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन तानिया के मन का यह जहर यही नहीं थमा। उसके इस बदले हुए आक्रामक बर्ताव का सीधा और बहुत बुरा असर उसके और गौरव के निजी वैवाहिक रिश्ते पर पड़ने लगा। रात को जब भी गौरव प्यार से उसके पास आता या उससे बात करना चाहता, तानिया परिधि को लेकर कोई ना कोई कड़वा और विसैला ताना मार देती। तुम्हें अपनी इस सजी धजी पत्नी से ज्यादा अपनी उस सादी सी भाभी की चिंता रहती है ना। एक शाम जब गौरव ने तानिया को मूड ठीक करने के लिए बाहर चलने को कहा तो तानिया ने गुस्से में चिल्लाकर अपना तकिया सोफे पर फेंक दिया। तो उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से कहो कि तुम्हारे लिए खाना परोसें, तुम्हारी आरती उतारे और वही तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले लें। मुझे इस घर में एक कठपुतली बनाकर रख दिया है। तानिया, बस बहुत हुआ। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। गौरव का धीरज भी अब जवाब दे गया और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तुम उस देवी जैसी पवित्र औरत पर ऐसा घटिया शक कर रही हो, जिसने इस पूरे परिवार को टूटने से बचाने के लिए अपनी जवानी, अपनी खुशियां, अपनी हर ख्वाहिश को जिंदा दफन कर दिया। अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से भाभी के लिए एक भी गलत शब्द निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन दोनों पति पत्नी के बीच बंद कमरे में रोज होने वाले इस भयंकर झगड़ों ने घर की उस शांत सुधरती हुई हवा को फिर से भारी और जहरीला कर दिया। रितेश भी तानिया के इस बदले हुए विद्रोही और अपने छोटे भाई के चेहरे पर छाई रहने वाली उदासी से अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहने लगा था। इस वजह से लिविंग रूम में फिर से एक खामोश दम घोटू तनाव पसर गया। परिधि चुपचाप यह सब देखती और एकांत में जाकर आंसू बहाती थी। उसे लगता था कि उसकी उपस्थिति ही इस घर की अशांति का कारण बन रही है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके प्यारे देवर के नए नवेले वैवाहिक जीवन में कोई स्थायी दरार आए। इसीलिए परिधि ने खुद को गौरव और तानिया के मामलों से पूरी तरह दूर कर दिया। वह दफ्तर से आने पर गौरव को पानी तक नहीं देने जाती थी, जिससे घर का माहौल और भी अजीब और बोझिल हो गया। दिन अपनी ही रफ्तार से हफ्तों में बदलते रहे। तानिया अपनी ही बुनी हुई शंकाओं, झूठी सान और जलन के जाल में रोज अंदर ही अंदर सुलगती और घुटती थी। वह खुद भी खुश नहीं थी और पूरे घर को भी तनाव में रख रही थी। लेकिन तभी
प्रकृति ने एक ऐसा ताना बाना बुना और एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसने तानिया की आंखों पर बंधी अहंकार और शक की बहुत मोटी पट्टी को हमेशा के लिए उतार फेंक दिया। मई का महीना आ चुका था और देहरादून की घाटी इस बार भीषण गर्मी की चपेट में थी। इसी दौरान तानिया को अचानक बहुत तेज लू लगकर बुखार आया, जो देखते ही देखते भयंकर टाइफाइड में बदल गया। बदकिस्मती से ठीक उसी दिन गौरव को अपने दफ्तर के एक बेहद जरूरी और अनिवार्य प्रोजेक्ट के सिलसिले में 3 दिनों के लिए शहर से बहुत दूर जाना पड़ा था। वह तानिया को मामूली बुखार समझकर दवा देकर निकला था, लेकिन उसके जाने के बाद तानिया की हालत बदतर हो गई। तानिया 104 डिग्री तेज बुखार में अपने कमरे में बिस्तर पर अकेली तड़प रही थी। उसका पूरा शरीर लाठी से पीट जाने की तरह टूट रहा था। सिर में असहनीय दर्द था और वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि साइड टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाने के लिए भी उसका हाथ कांप जाता था। उस बेबसी की हालत में तानिया के मन में यह खौफ बैठ गया था कि उसने पिछले कई महीनों से परिधि और रितेश के साथ जो बदतमीजी, रूखापन और अपमानजनक व्यवहार किया है, उसके बाद इस घर का कोई भी सदस्य उसे पूछने या देखने तक नहीं आएगा। वह अपनी ही बनाई दूरियों के पिंजरों में कैद होकर आंसू बहा रही थी। लेकिन जैसे ही रसोई में काम कर रही परिधि के कानों में तानिया के कमरे से एक हल्की सी करहाने की आवाज गूंजी, वह अपने सारे काम, अपनी सारी नाराजगी और अपना हर दुख भूलकर तुरंत ऊपर भागी। तानिया की हालत देखते ही परिधि के होश उड़ गए। उसने बिना एक पल गवाए रितेश को फोन किया, जो तुरंत डॉक्टर को लेकर घर पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि टाइफाइड बहुत बिगड़ा हुआ है और 24 घंटे इनकी देखभाल करनी होगी। अगले 3 दिनों और 3 रातों तक परिधि ने ना तो अपनी भूख देखी, ना अपनी नींद और ना ही आराम। वह दिन रात तानिया के सिर पर बर्फ के ठंडे पानी की पट्टियां बदलती रही ताकि बुखार उसके दिमाग पर ना चढ़े। वह अपने हाथों से उसे चम्मच चम्मच करके दलिया और सूप पिलाती, उसे समय पर कड़वी दवाइयां देती। यहाँ तक कि तेज बुखार और पसीने के कारण जब तानिया के कपड़े और बिस्तर गंदे हो जाते तो परिधि बिना किसी हिचकिचाहट या घृणा के एक सगी माँ की तरह तानिया के कपड़े बदलती और उन्हें अपने हाथों से साफ करती। रितेश भी बाहर कड़कती धूप में अपनी ड्यूटी छोड़कर दौड़ दौड़ कर तानिया के लिए ताजे फल, ORS के पैकेट और जरूरी दवाइयां लाकर दरवाजे पर रख जाता था। चौथे दिन की सुनहरी सुबह जब तानिया की आंखें खुली तो उसका शरीर बहुत हल्का था और बुखार पूरी तरह उतर चुका था। उसने अपनी भारी और थकी हुई आंखों से कमरे के धुंधलेपन में चारों तरफ देखा। सुबह की मध्यम किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी उसकी नजर नीचे फर्श पर पड़ी। परिधि उसकी खाट के ठीक पास जमीन पर दीवार से अपनी पीठ टिकाए बिना चादर या तकिए के वैसे ही सूती साड़ी में सो रही थी। परिधि की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। उसका चेहरा तानिया की सेवा की वजह से पूरी तरह थक चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा हिला देने वाला दृश्य यह था कि सोते हुए भी परिधि का एक हाथ तानिया के पैरों पर टिका हुआ था और वह उन्हें धीरे धीरे सहला रही थी, मानो कोई अपनी बीमार बच्ची के दर्द को अपने भीतर खींच लेना चाहती। यह अभूतपूर्व दृश्य देखते ही तानिया के सीने में जैसे कोई बहुत बड़ा बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की एक अविरल सैलाब बह निकला। उसे अपनी संकीर्ण, छोटी और स्वार्थी सोच पर, अपनी बेवजह की जलन पर और परिधि के पवित्र चरित्र पर किए गए अपने बेबुनियाद शक पर इतनी ज्यादा गलानी और शर्म महसूस हुई कि वह अपने बिस्तर पर बैठ भी नहीं पा रही थी। वह लड़खड़ाते हुए नीचे झुकी। उसने कांपते हाथों से परिधि को जगाया और उसके गले से लिपटकर छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे अपने चरणों में जगह देकर माफ कर दीजिए। तानिया का गला पूरी तरह रूंध चुका था। वह रोते रोते हाँफ रही थी। मैं कितनी मतलबी, कितनी घटिया और कितनी संकीर्ण सोच की लड़की हूँ। मैं इस घर में गौरव के दिल में आपकी बराबरी करने और आपकी जगह छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है दीदी। आपकी जैसी निश्चल मासूमियत, आपकी जैसी निस्वार्थ अच्छाई, त्याग और इस पूरे घर को अपना समझकर सबके बारे में सोचने वाला विशाल दिल मैं 7 जन्मों में भी चाहकर कभी नहीं बना सकती।
मैंने आप जैसी साक्षात देवी पर शक किया, जबकि आप तो इस बिखरते हुए घर को जोड़ने वाली, हम सबको जीवन देने वाली असली शक्ति है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। परिधि की आंखें भर आई। उसने बिना एक पल की भी देरी किए तानिया को अपने सीने से और कसकर लगा लिया। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से तानिया के बहते आंसुओं को बहुत कोमलता से पूछा, उसके माथे को चूमा और बेहद ममतामयी स्वर में कहा, पगली, रोना बंद करो। तुम इस घर की लक्ष्मी हो, हमारी अपनी छोटी बहन हो। भला अपनी सगी छोटी बहन से कोई नाराजगी या कड़वाहट रखता है क्या? तुमने इस घर को, इस बीमार बूढ़े बाप को और हम सबको अपना मान लिया। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी दौलत है। अब ये रोना धोना बंद करो, नहीं तो कमजोरी में बुखार फिर से लौट आएगा। अगले दिन जब गौरव अपना दौरा पूरा करके शहर वापस लौटा तो वह घर की दहलीज पर कदम रखते ही दंग रह गया। घर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। तानिया की मन की सारी कड़वाहट, सारी असुरक्षा, अहंकार और जलन हमेशा हमेशा के लिए उस टाइफाइड के बुखार के साथ ही जलकर भस्म हो चुकी थी। अब वह परिधि के हर काम में आगे रहने पर जलती नहीं रही, बल्कि पूरे गर्व के साथ मोहल्ले वालों और अपनी सहेलियों से कहती थी कि मेरी जेठानी सिर्फ मेरी जेठानी नहीं, इस घर में मेरी माँ का रूप है। तानिया ने परिधि की वह असलियत देख ली थी कि वह कितनी पवित्र, निश्चल और महान आत्मा है, जिसके सामने दुनिया की हर दौलत, हर गहना फीका है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और अपने साथ इस परिवार के सारे पुराने दुखों को बहाकर ले गया। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।